नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं MLOps प्रोजेक्ट के पहले दिन की तैयारी पर। हमारे पास जो जानकारी है वो गाइड करती है कि कैसे एक सफल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की नींव रखी जाए, बिल्कुल डे 1 से। सही कहा। MLOps मतलब मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, ये असल में ML मॉडल्स को भरोसेमंद बनाने और दोहराने लायक तरीके से डेवलप, डिप्लॉय और मैनेज करने का एक सिस्टम है। सिर्फ कोड नहीं, पूरी प्रक्रिया। तो आज का मिशन क्लियर है, समझना कि पहले दिन क्या क्या सेटअप करना है ताकि प्रोजेक्ट सही ट्रैक पर रहे। गोल है एक बढ़िया सी गिट रिपोजिटरी जिसमें डेटा हो और कोड क्वालिटी चेक्स भी लगे हों। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये MLOps की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? सोर्स में एक टर्म है ट्रेनिंग सर्विंग्स क्यू। ये क्या भला है और इतनी आम क्यों है? हाँ, ट्रेनिंग सर्विंग्स क्यू। इसका मतलब है कि जिस डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया गया था वो उस डेटा से अलग है जिस पर वो असल दुनिया में मतलब प्रोडक्शन में काम कर रहा है। अच्छा। और ऐसा अक्सर होता है क्योंकि टाइम के साथ डेटा बदलता है या फिर ट्रेनिंग और प्रोडक्शन की जो डेटा पाइपलाइन है वो ही अलग होते हैं। तो MLOps की जो प्रक्रियाएं हैं, जो टूल्स हैं जैसे वर्जन कंट्रोल, ऑटोमेशन, वो इसी गैप को कम करने में मदद करते हैं ताकि मॉडल वैसे ही परफॉर्म करे जैसी उम्मीद थी। अच्छा, तो ये शुरू से ही ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ बाद की दिक्कत नहीं है ये। तो कौन सी टूल्स हैं जो इसमें मेन रोल निभाते हैं? देखिए, शुरुआत के लिए गिट तो बहुत जरूरी है वर्जन कंट्रोल के लिए। हाँ, गिट तो है। फिर डॉकर होता है कंटेनराइजेशन के लिए। इससे ये पक्का होता है कि कोड हर जगह हर मशीन पर एक जैसा चले। अच्छा। फिर CI/CD पाइपलाइंस है, मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करते हैं। और MLflow जैसे टूल हैं जो एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और रिपीटेबल बनाते हैं। समझ गई। अब आते हैं लोकल सेटअप पर। गाइड में लिखा है Python 3.9+, गिट और VENV मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट। हाँ, लेकिन ये भी कहा गया है कि बड़ी टीमें डॉकर यूज करती हैं। तो क्या छोटे प्रोजेक्ट के लिए या अकेले डेवलपर के लिए VENV काफी नहीं? क्या शुरू से ही डॉकर लगा लेना चाहिए? देखिए, VNV बिल्कुल ठीक है स्टार्ट करने के लिए, खासकर अगर आप अकेले काम कर रहे हैं। हाँ। पर डॉकर का फायदा यह है कि वो सिर्फ पाइथन पैकेजेस नहीं बल्कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट कैप्चर करता है। अच्छा, पूरा OS एनवायरनमेंट। हाँ, इससे ये पक्का हो जाता है कि जो कोड आपकी मशीन पर चल रहा है वही टीम के दूसरे मेंबर की मशीन पर और प्रोडक्शन सर्वर पर भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा। वो मेरे मशीन पर तो चलता है वाली प्रॉब्लम खत्म। हाँ, ये मेरे मशीन पर चलता है वाली बात तो बहुत कॉमन है। ठीक है। और कंसिस्टेंसी के लिए कोड मैनेजमेंट भी जरूरी है। यहाँ गिट का रोल आता है ना? बिल्कुल। सोर्स गिटहब या गिटलैब पर रिमोट रिपोजिटरी और ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी की बात करता है। ये गिट फ्लो जैसी स्ट्रैटेजी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ML प्रोजेक्ट्स में? हाँ, देखिए, गिट सिर्फ कोड का वर्जन ही नहीं रखता। ML में आप एक्सपेरिमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कभी-कभी मॉडल आर्टिफैक्ट्स, इन सबको भी ट्रैक करते हैं। और ब्रांचिंग स्ट्रैटेजीज इसलिए क्रिटिकल हैं क्योंकि ML प्रोजेक्ट्स में अक्सर कई एक्सपेरिमेंट्स एक साथ चल रहे होते हैं। तो एक अच्छी ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी जैसे गिट फ्लो हुई, वो ये पक्का करती है कि आपका जो मेन कोड है प्रोडक्शन वाला वो हमेशा स्टेबल रहे। अच्छा। और आप नए फीचर्स या एक्सपेरिमेंट्स अलग ब्रांचेस में सेफली टेस्ट कर सके। इससे गलतियां प्रोडक्शन में जाने से बचती हैं और टीम मिलकर आसानी से काम कर पाती है। सही बात है, कोड को व्यवस्थित रखना जरूरी है। सोर्स एक स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर भी सजेस्ट करता है, SRC, डेटा, नोटबुक्स, टेस्ट, कॉन्फिग्स। क्या ये सिर्फ फाइलें ऑर्गेनाइज करने के लिए या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज करने से कहीं ज्यादा है। देखिए, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से कोड पढ़ना समझना आसान होता है, खासकर नए लोगों के लिए। हाँ, वो तो है। पर इसका असली फायदा बाद में दिखता है ऑटोमेशन में। जब आप CI/CD पाइपलाइन सेट करते हैं तो एक तय स्ट्रक्चर होने से स्क्रिप्ट्स लिखना आसान हो जाता है। वो स्क्रिप्ट्स जो कोड टेस्ट करेंगी, डेटा प्रोसेस करेंगी, मॉडल ट्रेन करेंगी। अच्छा, मतलब ये बाद के ऑटोमेशन की तैयारी है। बिल्कुल। इसमें अक्सर dvc.yaml जैसी फाइलें भी होती हैं डेटा वर्जनिंग के लिए, या मेक फाइल होता है कमांड्स चलाने के लिए। सब कुछ और व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, अब डेटा पर आते हैं। सोर्स कहता है कि कैगल हाउस प्राइस जैसा कोई साफ डेटा सेट यूज करो और उसे डेटा रॉ में रखो। पर असली प्रोजेक्ट्स में डेटा इतना क्लीन कहाँ होता है? वो तो API से आता है या स्ट्रीम्स से। तो ये शुरुआती सेटअप असलियत से कैसे डील करता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डे 1 पर साफ स्टैटिक डेटा सेट लेने का मकसद ये होता है कि आप पाइपलाइन और कोड स्ट्रक्चर पर फोकस कर सकें, बिना डेटा की मुश्किलों में फंसे।
अच्छा। डेटा रॉ में वो स्टैटिक डेटा रखने से ये पक्का होता है कि शुरू में सब कुछ ठीक चले, लेकिन जो ढांचा हमने बनाया है, जैसे SRC में डेटा प्रोसेसिंग का कोड, कॉन्फ़िग्स में पाथ वगैरह, वो भविष्य में आने वाले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बदलते डेटा सोर्सेस को हैंडल करने के लिए तैयार रहता है। हम बाद में डेटा लोडिंग और प्रोसेसिंग का लॉजिक बदल सकते हैं बिना पूरा प्रोजेक्ट बदले। अच्छा, तो ढांचा फ्यूचर प्रूफ जैसा है। ओके। और आखिर में कोड क्वालिटी के लिए प्री कमिट हुक्स, ये क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है? ब्लैक, आईसॉट, फ्लेकेट जैसे टूल्स का जिक्र है। हाँ, प्री कमिट हुक्स ये असल में छोटी स्क्रिप्ट्स होती हैं। जब आप कोड को गिट में कमिट करने लगते हैं ना, हाँ, तो उससे ठीक पहले ये अपने आप चलती हैं और ये चेक करती हैं कोड की फॉर्मेटिंग ब्लैक से, इंपोर्ट्स का ऑर्डर आईसॉट से, और कोई संभावित गलती या स्टाइल इशू फ्लेकेट से। अरे वाह। अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो ये कमिट को रोक देती हैं जब तक आप उसे ठीक ना कर दें। तो ये कोड लिखते समय ही गलतियां पकड़ लेती हैं, इससे पहले कि वो टीम में किसी और तक पहुंचे। ये तो बहुत टाइम बचाएगा। बिल्कुल, ये छोटी सी लगने वाली ऑटोमेटिक चेक्स हैं, पर ये बाद में घंटों की डीबगिंग या इंटीग्रेशन प्रॉब्लम से बचा सकती हैं, खासकर बड़ी टीम में। ये पक्का करती हैं कि रिपोजिटरी में जो भी कोड जा रहा है वो कम से कम एक बेसिक क्वालिटी स्टैंडर्ड तो पूरा करे। बड़ी कंपनियां तो और भी सख्त चेक्स लगाती हैं CI/CD पाइपलाइन में, जैसे सोनार क्यूब या माइपाई, सही। ताकि प्रॉब्लम और भी जल्दी पकड़ में आ जाए। तो डे 1 का लक्ष्य यही है, गेटअप पर एक ऐसी रिपोजिटरी जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसमें शुरुआती डेटा हो और जिसमें ये ऑटोमेटिक क्वालिटी गेट्स लगे हों। तो कुल मिलाकर MLOps प्रोजेक्ट के पहले दिन की तैयारी, हाँ, थोड़ी मेहनत वाली लग सकती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचा, वर्जन कंट्रोल और ये शुरुआती कोड क्वालिटी चेक्स, ये असल में बाद की बहुत सारी मुश्किलों से बचाते हैं। ये सिर्फ गुड प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए एक जरूरी नींव है। बिल्कुल, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, ये जो शुरुआती कदम है, जैसे स्ट्रक्चर बनाना, हुक्स लगाना, ये कभी-कभी छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए शायद ओवरकिल लगे, है ना? हाँ, लग सकता है। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो सोचिए कि कुछ हफ्तों या महीनों बाद क्या होगा, जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाए या टीम में और लोग आ जाएं। इसका असर सीधा प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस, उसकी रिलायबिलिटी और स्केल करने की क्षमता पर पड़ता है। इस बारे में सोचना चाहिए।